तो आज का हमारा सेक्शन है सर सेक्शन 80 ए। क्या है सेक्शन 80 ए? तो सर पहले डबल ई पढ़ा था, अब ई। बिल्कुल, ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 में, मतलब लास्ट ईयर इसको ऐड किया गया था, राइट। ये उन लोगों के लिए है ये सेक्शन, जो लोग, ये उन लोगों के लिए है जो लोग तो मैं लिख देता हूं कि भैया दिस सेक्शन इज कवर इंडिविजुअल who do not in 80। ठीक है, इसका मतलब सर 80 डबल ई तो हट गया इस बंदे के लिए जिसके लिए ये लग रहा है। किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। किसके लिए है? इंटरेस्ट, क्योंकि 80 डबल ई में भी यही चीज थी और 80 ई में भी यही चीज है, तो इसलिए हटाया गया कि जो वहां आ गए वो यहाँ नहीं आएंगे और जो यहाँ आ गए वो वहां। ओके, लोन जो है वो सैंक्शन होना चाहिए आपका। कोई बता सकता है उसमें कौन से पीरियड में था? कल जो हमने 80 डबल ई पढ़ा उसमें थी 16-17 के बीच, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच। और इसमें जो लोन सैंक्शन होने की डेट है वो 19-21 मतलब सर बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। सुनना ध्यान से एक बार सर, 19-20 के अंदर होना चाहिए लोन। पर अभी जब फाइनेंस एक्ट 2020 आया ना, तो इस पीरियड को चेंज किया गया और कर दिया गया कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2021, मतलब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आज की डेट में ये रूल जो अप्लीकेबल है वो कौन से पीरियड के लिए अप्लीकेबल है? फर्स्ट अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इसके बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे बोला गया कि जो स्टाम्प वैल्यू है, कि लोन की स्टाम्प वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ल्यू अप टू 45 लाख, ये कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है सर। कंडीशन, इज दैट क्लियर? ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, ए पार्ट अपार्ट फ्रॉम, अच्छा ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम एचपी, हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम एचपी होगी। एचपी में जो छूट मिल रही है वो तो मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट कितना है सर? एक्चुअल अमाउंट और 1,00,000। ठीक है, वहां पे 50,000 था और यहाँ पे 1,50,000।
आई बात समझ में? विच एवर इज लेस, एवर इज लेस। बोलो जी, बात समझ में आई? सेम चीज है, दो चीज है बस। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2016-17 में पहला घर, ये उन लोगों के लिए दो जिन्होंने 2019-21 में पहला घर खरीदा। इसमें भी एचपी की 2 लाख की पहले मिलेगी, बचे हुए अमाउंट की यहाँ मिले वहां मिलेगी, और इसमें भी पहले एचपी की 2 लाख की मिलेगी, फिर कुछ तो इस सेक्शन में छूट मिलेगी। वहां पे लिमिट थी कि घर की वैल्यू 50 लाख और लोन 35। यहाँ पे बोला गया है कि जो, अरे लोन की स्टाम्प बेटा, घर की लोन की थोड़ी होती है स्टाम्प वैल्यू। घर की जो स्टाम्प वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 45, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लो जी, ये सेक्शन है, कोई डाउट है तो बोल दो। चंचल एंड मनीष, बेटा रोजाना लेट ज्वाइन क्यों करते हैं आप? इरेगुलर और लेट ज्वाइनिंग क्यों करते हैं चंद? हाँ जी मनीष, मनीष जवाब नहीं देते हो आप बिल्कुल भी। मनीष, मनीष, मनीष सुन पा रहे हैं मेरे को? हम्म। नहीं, लोन की कोई लिमिट नहीं है जान। मनीष सुन पा रहे हैं मेरे को? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों को आ रही है क्लियर? तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हाँ जी, बाकी मनीष, कोई रोजाना लेट भी ज्वाइन करते हैं और से पूरे हफ्ते में मैं आपको देख पाता हूँ, ऐसा क्यों मनीष?
मनीष, आपसे कुछ पूछा है मैंने बेटा? पेज नंबर 56 में भी नहीं लेते हो क्लास आप? क्लास 6 की भी होती है, आप तो उसमें भी नहीं लेते। आप कह रहे हैं मेरा बेच 56 है, तो आप तो लेते हो। ये लो, उसका टाइम नहीं पता, तो टाइम नहीं पता रही है तुम्हें, टाइम नहीं पता और तुमने पूछा भी नहीं। वेरी गुड। इस बहाना तो कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए बहाना तो कोई। चलिए सुनिए भाई, सेक्शन 80 EEB, नया सेक्शन हमारा सेक्शन 80 EEB। क्या कह रहे हैं सर सेक्शन 80 EEB? ये भी सर हुआ था, ये भी लास्ट ईयर नया सेक्शन ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये भी किसकी देन है? फाइनेंस एक्ट 2019। सेक्शन आया इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। ये क्यों आया सर? ये सर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आया। इसमें बोला गया कि अगर आप इलेक्ट्रिकल यूज कर रहे हैं, खरीदते हैं, अगर आप कोई इलेक्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आप क्या लोन लेते हैं सर? परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप क्यों लोन लेते हैं सर? परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन आप, राइट। और ये लोन आप कब लेते हैं सर? बिटवीन 1 अप्रैल 2009 फाइनेंस एक्ट 2019 में था ना सर, 2023 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो उस पे जो आप देना है और ₹1,00,000, विच एवर इज लेस, एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000, विच एवर इज लेस। बस इतनी सी बात है, क्लियर? लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और अब आ रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट, और सर ये सेक्शन है 80G। ये सेक्शन क्या है सर? 80 ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये बात करता है सर डोनेशंस।
ये बात करता है सर डोनेशन की। प्रियंका पूछ रहे हैं सर ई बी इंडिविजुअल के लिए है क्या? हाँ जी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए ही है। ओके चलिए सुनिए सर, ये सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बड़े ही ध्यान से समझ लेना। टिपिकल भी है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल भी है तो इसलिए ध्यान से समझ। सर डोनेशन मतलब क्या? डोनेशन मतलब अपन किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद। पर यहाँ पे मदद का मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। अनसिस्टमेटिक सुनिए, पहली कंडीशन है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ओनली। एक सेकंड अटकने लग जाता है। ओके आवाज आ रही है क्या? मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंटरप्शन है। ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ, ठीक। सर पहली कंडीशन ये है कि डोनेशन टू होगा, अगर आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है सर तो ये अलग होगा, अनअप्रूव्ड को दिया है तो नहीं होगा। सर इसका मतलब मान लीजिए मैं सड़क पे जा रहा था और एक गरीब बच्चा मेरे पास आके कहता है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या खाने को मेरे पास खाना नहीं है, और मैंने उसे खाना खिला दी और मैंने उसकी स्कूल फीस भर दी, है ना, उसको पैसे दे दिए कि ले भैया पैसे पढ़ लेना स्कूल में, तो बताइए क्या वो मुझे अलाउ होगा? नहीं सर नहीं होगा। ओके दूसरा, काइंड डोनेशन नोट। काइंड कपड़े बांटे गरीबों में, कंबल बांटे, बताइए। क्यों सर इनको अलाउ क्यों नहीं किया? लॉजिक समझो थोड़ा सा। आपने किसी ऐसे संस्था को डोनेशन दे दिया जो अप्रूव नहीं है ना, आपने अपनी ही एक संस्था बना ली 4-5 लोगों ने मिलके और उसी को आपने सर डोनेट कर दिया, तो आप क्लेम करते हैं कि साहब हमने डोनेशन दिया, मैं छोड़। अब किसको है कि आपने वाकई में किसी की मदद की या नहीं की, इसमें तो पता है ना। सभी लोग झूठा इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, झूठा डोनेशन दिखा देंगे, क्लेम कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको डोनेशन देना है तो उनको दो जिन्हें हमें हमने अप्रूव किया है। समझ गए? दूसरी बात, सर काइंड होने क्यों नहीं है? देखिए आप कोई सामान लेके जाते हैं, गरीबों में आपने खाना बांटा, अब आपने बांटा या नहीं बांटा इसका प्रूफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहोगे कि सर अगर मैं डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दे दूं, मतलब कि मैं किसी ऐसे जो अप्रूव्ड है ना, जो जैसे अनाथ आश्रम है ना, ऑर्फनेज है, वो अप्रूव्ड है, मैं वहां जाऊं और वहां जाके मैं मिठाई वगैरह खाऊं, तो सर अलाउ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो सामान लेके गए हैं, पहली बात तो उसका यूटिलाइजेशन, उस फंड का यूटिलाइजेशन वो ट्रस्ट अपनी मदद से अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा, मतलब जो चीज आपने थी ही नहीं, उनको जरूरत बुक्स की थी और आपने ले जाके कपड़े, तो फिर वो नेसेसिटी नहीं हुई ना, वो समझ पा रहे हैं? ऐसे आप देते तो अपनी नेसेसिटी के हिसाब से चीजें, सामान दे दिया तो उन्होंने ले लिया, ठीक है कोई बात। दूसरी बात, आप जो सामान लेके गए उसकी वैल्यू कौन बताएगा? आप तो झूठ बता देंगे,
10,000 का सामान देंगे और 1 लाख का बता देंगे। ये कह दिया कि काइंड डोनेशन भी नहीं। अब क्या होने लग गया इसमें भी, सुनो ध्यान से, होने लग गई कि मैं एक ट्रस्ट बनाया, ध्यान से सुनना, एक ट्रस्ट बना लिया और आपको मैंने कहा कि आपको टैक्स बचाना है तो आप एक काम करो, मुझे 1 लाख दो, ध्यान से सुनना, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो चेक से, मैं आपको की रसीद बना के दे दूंगा डोनेशन की। ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपए का चेक दो, मैं आपको 1 लाख की डोनेशन की रसीद दे दूँ और मैं आपको 95,000, तब आपको रियल में डोनेशन नहीं करना, आपको सिर्फ डोनेशन। ठीक है, अब आप जब डोनेशन दिखाओ को 1 लाख पे 30,000 की छूट मिल जाएगी, मतलब 30% जाएगा। और बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसको रोकने के लिए ये, अगर आप बिल्कुल चलो चेक दे के केस लेके ऐसे करोगे तब तो फिर भी ठीक है, कैश डोनेशन आप नहीं दे सकते, कैश डोनेशन हम रोक रहे हैं, वरना केस का नहीं है, आप कभी भी जाके पुरानी डेट की पर्ची बना सकते हैं कि मैं 2 महीने पहले डोनेशन दिया था, तो लिख दिया कि कैश डोनेट इन 2000 नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आपने किसी को 5,000 रुपए कैश दिए हैं तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, चेक से अगर ये तो डिडक्शन मिल जाएगी। तो कैश डोनेट डाल दे, आई बात समझ में? चलिए ध्यान से, सर बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे तो चैरिटेबल ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे गो हैं। जैसे अगर लेटेस्ट में आपने एक नाम सुना होगा, पीएम केयर फंड, सुना है? लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट फंड का नाम है पीएम फंड। हाँ सर, तो आप कौन से फंड में पैसा डालो ताकि आपको ज्यादा डिडक्शन मिले? फिर क्या सभी फंड में सेम डिडक्शन मिलती है? तो उसके लिए बोला गया नहीं, दो तरीके के फंड बनाए गए हैं। एक वो फंड है जो विदाउट लिमिट वाले फंड है, ठीक है, एक वो फंड है जो विदाउट लिमिट काम करते हैं और एक वो फंड है जो विथ लिमिट काम करते हैं। मतलब इस फंड पैसा डालूंगा तो जितना पैसा डालूंगा उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर मैंने इस फंड में पैसा डाला तो पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ लिमिट तक मिलेगी। वो लिमिट क्या है पहले वो समझा देता हूँ। तो वो लिमिट होती है 10% ऑफ एटी। एटीआई का मतलब क्या है सर? एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी यहाँ पे, चाहे आप कितना डोनेशन करो, मैक्सिमम उतनी ही मिल सकती है, जबकि यहाँ लिमिट नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी बनाई गई, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें कैटेगरी बनाई गई, 100% और एक 50%। मतलब विदाउट लिमिट 100, विदाउट लिमिट 50%। पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सर इसका। मान लीजिए इसमें जो फंड आता है उसमें आपने 60,000 रुपए डोनेट किए, ध्यान से सुनना,
इनमें जो फंड लिखा हुआ होता है उसमें आपने 60,000 डोनेट किए तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपको डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी? सर 60,000 की मिल जाएगी। राइट, हाँ सर किए तो मिलेगी सर। क्या कह रहे हैं सर? 30,000 की मिलेगी। ओके, सिमिल यहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है, 100%, 50%। लीजिए मैंने यहाँ पे ओके, मैं 60 ये एलिजिबल हूं, पर वो 60,000 जो है वो 10 ATI से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलूं चलेगा? सर 60,000 100% कैटेगरी में, इसलिए मैं एलिजिबल तो 60,000 के लिए हूँ। वो जो 60,000 है वो 10% ऑफ ATI से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूँ सर ये 4 लाख है, अब बता दो कितने डिडक्शन? प्रियंका गलत, और बोलिए। अगर मैं 60,000 रुपये डोनेट किए, मेरी 4 लाख है, तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40,000। बिल्कुल ठीक है, कितनी मिलेगी? 40,000। ओके, ये परसेंट निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। क्यों? वो अलग इसलिए है कि सर 50% में का 50% होगा, ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल है। क्या मैं ऐसा लिखूं कि सर 50% होने का मतलब डोनेशन का 50%? बोलिए, क्या मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ पे 50% कैटेगरी होने का मतलब सर ये है कि जितना भी मैं डोनेट करूंगा उसका हाफ? यस सर। और ये जो कैटेगरी है 10% TI, ये जब 100% वाले के लिए जाती है तब तो ठीक, पर जब ये 50% वाले के लिए जाएगी तो क्या इस कैटेगरी का भी 50% होना चाहिए? यस, तो बोला गया सर 10% ऑफ ATI, उसका भी 50%। डन। तो इसी एग्जाम्पल में मुझे बताइए कि मैंने 60,000 रुपए यहाँ डोनेट किए होते, इसको भूल जाओ एक बार, है ना, ये हटा देता हूँ। अगर मैंने 60,000 रुपए परसेंट वाले में डोनेट किए होते तो मुझे छूट कितनी मिलती? 20,000। बिल्कुल, वेरी गुड सर। डोनेशन का 50%, है ना सर, डोनेशन का 50%, 30,000। 10% लिमिट कितनी हुई? 40,000। लिमिट का भी 50% कितना हुआ सर? 1,000। दोनों का देख लो जो दोनों में कम हो। आगे बात सुन रहे? यस सर। तो 50% का मतलब ये हो गया, अभी वो सब बताएंगे ATI वेटीआई, ये तो सिर्फ मैंने अभी इस पे बहुत बातें करूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि ये इतनी सारी कैटेगरी किस बात। अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ATI क्या होती है, ये कैलकुलेशन कैसे होती है, दोबारा पढ़ेंगे। अभी अभी मैंने सिर्फ एक माइंड में आपके बात बैठाई है, इतनी सारी कैटेगरी हम क्यों बना रहे हैं। ओके, चलिए सर,
अब सवाल ये आता है कि सर एक सेकंड होल्ड करना। ओके सर, ये 100% वाली कैटेगरी में कौन कौन से फंड आते हैं? 50% में कौन से, यहाँ कौन से और यहाँ कौन से? ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ये बेसिकली आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इस फंड इसके अंदर अगर मैं करूं अप्रोक्स 25 फंड होंगे, इसमें अप्रोक्स 25 फंड होंगे सर। इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, और जितने भी बच जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या 25 फंड के नाम याद कर सकते हैं? क्या हम ये फंड्स के नाम याद कर सकते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। इतने फंड के नाम कौन याद करेगा? तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। उससे पहले 4 नाम और ये 2 नाम याद कर लें, ये तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये पहले ये कर लेते हैं। सर यहाँ पे तो गांधी परिवार, मतलब सर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, ठीक है। इंदिरा गांधी, आते हैं राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये फंड के नाम है, ठीक है। और लास्ट है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट रिलीफ फंड समझते हैं क्या होता है? ड्रॉट रिलीफ फंड समझते हैं क्या होता है? ड्रॉट का मतलब जब बारिश नहीं होती ना, सूखा पड़ जाता है, उसके लिए होता है। तो अगर आपने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, इंदिरा गांधी फंड में, राजीव गांधी फाउंडेशन में, है ना, या पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में किसी में अमाउंट अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे किसी में अगर आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। इसमें 2 ही है। पहला, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ओके, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए, और दूसरा है ओलंपिक, ठीक है। दो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लान। इन 2 फंड में, इन 2 चीजों के लिए अगर कंट्रीब्यूट किया है तो आपको 100% छूट मिलेगी, वो भी 10% ऑफ एटीआई की लिमिट में। बोल दो, इज दैट क्लियर? नहीं है? चलिए, अब याद करने वाले हैं सर वो 25 फंड जो है
मतलब 20-25 है वो टोटल। सर उनका नाम याद कैसे करेंगे हम, तो दिखा रहा हूँ, देखिए। देखिए ये रहे सारे फंड। अब आपको याद कैसे होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जिस फंड के नाम में नेशनल वर्ड हो, ध्यान से सुन लो, जिस फंड के नाम में नेशनल वर्ड हो, जिस फंड के नाम में किसी स्टेट का नाम हो, जिस फंड के नाम में किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, मतलब जगह का नाम, सीधी सीधी बात है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो कंट्री, चाहे नेशनल वर्ड, ये सारे फंड इस फंड में कवर होंगे। याद हो जाएंगे ये चार बातें? हाँ जी, ये चार बातें हैं क्या? ओके, चलो एक बार अप्लाई करते हैं कि ये कितने हद तक अप्लाई होती है ना। तो ये 9% अप्लाई हो जाएगी, देख लेते हैं। पहला फंड देखिए, क्या नेशनल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है? यस, तो ये कितना है? दूसरा फंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, 50% में है। पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 50%। अब आगे आ जाइए, तो आपको सिर्फ याद रखना है नेशनल। नेशनल हुआ तो कितना हो गया? 100%। आगे सर अर्मेनिया, कंट्री का नाम आ गया, और कंट्री का आ गया तो कितना हुआ? 100%। आगे अफ्रीका का नाम आ गया, कितना होगा? 100%। आगे नेशनल, आपको स्पेशली बता चुका हूँ, पीएम केयर फंड अभी जो कोरोना के लिए चल रहा है ना, उसमें भी 100% है, वो इसी साल जोड़ा गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी हम ऑलरेडी ले चुके हैं 50% में, राजीव गांधी फाउंडेशन ऑलरेडी 50% में ले चुके हैं। फिर से नेक्स्ट क्या देखिए, आगे, ठीक है, यहाँ पे भी नेशनल वर्ड आ रहा है तो 100%। ओके, यहाँ पे स्टेट का नाम आ रहा है महाराष्ट्र, 100%। ठीक है, यहाँ पे गुजरात लिखा हुआ आ रहा है तो 100%। यहाँ पे जिला लिखा हुआ आ रहा है %, यहाँ पे नेशनल लिखा हुआ है तो 100%। अरे आप आगे सर स्टेट लिखा हुआ है तो 100%। यहाँ पे इंडियन नेवी लिखा हुआ है तो 100%। आंध्र प्रदेश स्टेट का नाम है तो 100%। नेशनल वर्ड आ गया 100, समझ गए? ठीक है, सीएम रिलीफ फंड, ठीक है, ये अलग से होगी, क्राइटेरिया में नहीं आता है, आप अलग से देख लेंगे। फिर नेशनल स्पोर्ट्स आ गया सर। तो आप देखेंगे कि अगर वो चार वर्ड अपन पकड़ के चले, वो अपने सारे फंड कवर हो जाएंगे जो 100% में आते हैं। देखिए आगे और भी नाम है। ओके, तो 100% वाले सारे किस में ले लेंगे आप? ये देखिए 26 तक ही ध्यान रखना है, एक बार ध्यान रखना, 26 तक ही ध्यान रखना है हमें, क्योंकि 26 के बाद लिमिट स्टार्ट हो जाते हैं, जो हम अभी बात करेंगे। लिमिट वाले फंड की हमने बात नहीं की है। लिमिट वाले फंड में हमने दो फंड पढ़ लिए, कौन कौन से? क्या ये पढ़ लिए प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग? क्या लिमिट वाले में एक फंड हमने ये पढ़ लिया, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग? 100%, यस। दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पढ़ लिया, 100%, यस। तो ध्यान से देख, लिमिट वालों में 100% कितने फंड है? दो ही है क्या? तो दोनों हमने पढ़ लिए। तो इन 33 नाम का
जिन जिनमें नेशनल, स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है वो यहाँ है, और जो बच गए वो यहाँ है। आगे बात समझ में? ठीक है, इसमें 3 है वो सुन लीजिए, जो अभी लेटेस्ट ही है, लास्ट के 2-4 साल में आए हुए हैं। एक तो है स्वच्छ भारत, एक फंड तो कौन सा है, स्वच्छ भारत। दूसरा क्लीन गंगा, और फंड है पीएम केयर्स। तीनों के लिए, क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत और पीएम 100% वाली लिस्ट में है, तो इनको आप स्पेशली याद कर ले। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। कर नाम आप पढ़ के आ जाना, कल अपन इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, मैं काफी आराम से चल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने पास काफी टाइम पड़ा है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है अपनी। ओके।